हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब यार? आ जाइए जी, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आ जाओ जी, आ जाओ। हेलो हेलो अजीत, प्रियंका, रोशनी, सिया, सिदारा खातून, कुमकुम, अंशु, बोबी यादव, जादव। कैसे हो? आ जाओ जी, आ जाओ। सूरज शर्मा जी, राम राम बेटा। हाँ जी, दिव्यांश, राघवेंद्र, हेलो। काजल जी, हेलो। कशिफा बानो, हेलो। रितेश, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? अंजलि पटवाल, हेलो। राम गुप्ता, नफीस अहमद, हेलो। राघवेंद्र जी, मोहम्मद इस्लाम, दीपांजलि, अभय, सनातनी, गुड इवनिंग बेटा। अरशद, आशीष, मंजीत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ हैं अपने घरों पर। ओके, 10 बजे तक रिजल्ट आ रहा है यार। अभी देखो, रिजल्ट के बारे में हमें भी अपडेट पता चलती है तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर आ जाएगा तो आ ही जाएगा, ठीक है। एक दिन तो आना ही है उसको, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। ओके, हेलो जी, हेलो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मोहिनी, रौनक, हर्षवर्धन। आज हम बात करेंगे विलियन वाले चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। पिछले लेक्चर में ज्यादा मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, ठीक है। ओके, हाँ जी, लेकिन मेरे को लगता है कि आज मैं आपको पढ़ा सकता हूं अच्छे से। ओके, तो आज हम इसका स्टार्ट करेंगे बेटा, लेक्चर नंबर 5। ओके, और उस लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम क्या क्या देखेंगे उन पर भी बात करेंगे, हर एक बात पर चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग कमेंट आ रहा है भैया, सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। अच्छे से क्लियर करना है। हाउ टू गेट केमिस्ट्री 180 आउट ऑफ 180। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उस काम को डेली का डेली करना है और जितना हो सके खुद से करना है। अगर हम उसका सोल्यूशन देख रहे हैं तो सोल्यूशन में ये देखो कि इनका तरीका क्या है, बस उसको हैंड टू हैंड छापने मत लग जाओ। खुद करो, सोल्यूशन देख लिया, बिना देखे खुद बनाओ, ताकि आपके अंदर वो क्रिएटिव माइंड डेवलप हो। वरना हमारे दिमाग में वही माइंड डेवलप होगा कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, छाप रहे हैं, छपाई कार्य आप करने लग जाओगे। तो आपको वो नहीं करना है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है बेटा, उसका सोल्यूशन देखो, उसका सोल्यूशन देखने के बाद उसको खुद से आप ट्राई करो, तो आप डेफिनेटली धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। अदरवाइज हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, लेकिन सोल्यूशन आप एज इट इज उसको देख करके छाप रहे हो, उससे सिलेक्शन नहीं होएगा, ठीक है। खुद से आपको जितना ज्यादा बढ़िया हो सके उतना करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बेटा प्रैक्टिस मांगती है, फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है। बायोलॉजी को आप लेटे लेटे ऐसे सो करके देख सकते हो, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक को आप लेटे लेटे देख सकते हो, लेकिन बाकी चीजों को आपको पेन चलाना पड़ेगा, उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही वो आपसे बनेंगे। ओके, हाँ जी। शिवम जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, टेस्ट के क्वेश्चंस कब करवाओगे बेटा? टेस्ट के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी आप उनके सोल्यूशन देख सकते हो डेफिनेटली। ओके, और मैंने कल आपसे पूछा भी था, बच्चों से पूछा भी था, अगर किसी को कोई डाउट्स वगैरह हो तो, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डीपीपी में। कल का होमवर्क नहीं बनेगा ना, हमने पढ़ाई कहा था कल का होमवर्क, ठीक है। आज बन जाएगा। अब आज के लेक्चर की बात करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर पर अब हम चर्चा करते हैं बेटा। तो परिचय हमने देख लिया था, विलयन के प्रकार हमने देख लिए थे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलायक के आधार पर, गैसीय, ठोसीय, द्रवीय विलयन अलग अलग के, और विलेय के आधार पर तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये हमने देख लिया था। ओके, फिर सांद्रता पद हमने देख लिया था, नॉर्मलता क्या होता है, मोललता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, मोल प्रभाज, प्रतिशतता के पदों में सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, पीपीएम के पदों में सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, इनके बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, कैसे इनको अप्लाई करना होता है, उस पर कैसे क्वेश्चंस लगाने होते हैं, बढ़िया से हमने उसको देखा। अब उसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट आएगा बेटा हमारे पास विलेयता। विलेयता का मतलब सोल्युबिलिटी, बोले तो घुलनशीलता। इस पर एक हेनरी का नियम है जो हमें देखना है, जिसको अच्छे से क्लियर करना है। नीट 2023 के अंदर इसी टॉपिक पर क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में से। क्लियर है? ओके, हाँ जी।
सारी की सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अरे भाई लवकेश राजपूताना, यार देखो ध्यान से, आपके दिमाग में एनसीईआरटी इतनी ज्यादा बस गई है कि हम ना सिर्फ एनसीईआरटी 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 सीख करके हम चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ लें तो हमारा 12th क्लियर हो जाएगा और उसी तरीके से हमारा नीट भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, अगर ऐसा होता तो हर 12th पास करने वाला स्टूडेंट नीट का एग्जाम भी क्लियर कर लेता, अगर वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता। बायोलॉजी के अंदर सीन ऐसा है कि उसमें जो भी टॉपिक है वो एनसीईआरटी से आ रहा है, लेकिन वैसा फिजिक्स में और वैसा केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं है। आप बायोलॉजी में थ्योरी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में हर एक चीज थ्योरी में नहीं पढ़ते हो ना, तो आपको एनसीईआरटी से ऊपर जाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तब चीजें क्लियर होगी। ठीक है, ओके, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को चर्चा में लेकर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा विलेयता और हेनरी का नियम। अब बात आती है विलेयता के अंदर, तो विलेयता की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। विलेयता की डेफिनेशन क्या थी? जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, ये एक पात्र है, इस एक पात्र में क्या भरा हुआ है बेटा? जल भरा हुआ है। इस जल में मैंने क्या डाल दिया? विलेय पदार्थ डाल दिया। तो विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो दिए गए विलायक में स्थिर ताप पर घुल रही है, वही उसकी विलेयता कहलाती है। जैसे कि मान लो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में मैंने 5 ग्राम नमक मिला दिया और वो नमक उसमें घुल गया, तो उसकी विलेयता क्या हो गई? 5 ग्राम प्रति लीटर। हाँ या ना? बेटा विवेक कुमार आपके एग्जाम से काफी पहले हो जाएगा, टेंशन ना लो। ये लेक्चर नंबर 5 है बेटा, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 में अपन ने कुछ पढ़ा नहीं, तो सीक्वेंस उसी तरह से चलेगा, टेंशन मत लो। ओके, हाँ जी, टेंशन ना लो, हर एक चीज क्लियर होगी। लवकेश टेंशन ना ले बच्चे। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो विलेयता ये है मेरे पास विलायक। अगर इस विलायक में मैं क्या डाल देता हूं? अगर इस विलायक में क्या डाल देता हूं? मैं विलेय पदार्थ को मिक्स कर देता हूं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब नियत ताप पर। मैं किसी विलायक की दी गई मात्रा में विलेय को घोल रहा हूं, तो जितनी मात्रा इसकी उसमें घुल पा रही है, बिना गर्म किए, बिना तापमान बढ़ाए या बिना कोई दाब वाब कुछ एक्स्ट्रा चीज लगाए, वही उसकी विलेयता कहलाती है। समझ में आया? ओके, इतनी समझ में आई। अब हमें यहां पर 2 चीजों पर बात करनी है कि यार विलेयता के अंदर ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता, कि जैसे कि मैं नमक को पानी में घोलता हूं तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा। और दूसरा गैसों की द्रवों में विलेयता, इन पर हम बात करेंगे बेटा। गैसों की द्रवों में विलेयता, इन पर हम बात करेंगे। तो आपने देखा होगा पानी के अंदर नमक डालो, शक्कर डालो, आराम से घुल जाती है। लेकिन पानी के अंदर मैं कार्बनिक यौगिक जैसे कि एंथ्रासिन डाल दूं, नेफ्थलीन डाल दूं, नेफ्थलीन बॉल्स आती है ना, जो बाथरूम में हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, सफेद सफेद कलर की बॉल्स आती, छोटी छोटी बनता था ना बेटा, बताया तो है, मोलरता और मोललता में संबंध बताया तो है। ओके, तो आपको पता हो छोटी छोटी नेफ्थलीन बॉल्स आती है, वो कहीं ना कहीं हम कॉकरोच दूर करने में या कीड़े भगाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बाथरूम में हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर अच्छे से घुलती नहीं है, ताकि उनकी स्मेल से एक तो कीड़े हमारे दूर होते हैं और वो घुलती नहीं है। तो वो नेफ्थलीन बॉल्स वही होती है बेटा। तो नेफ्थलीन बॉल्स कैसी होती बेटा? अध्रुवीय प्रकृति की होती है, तो वो जल में नहीं घुलती। जबकि नमक हो गया या फिर शुगर हो गई, तो ये जल के अंदर आसानी से सोल्यूबल हो जाती है। जबकि एंथ्रासिन या बेंजीन, इनको एंथ्रासिन या नेफ्थलीन, ये बेंजीन में आसानी से घुलती है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें कुछ विशेष प्रकार के विलायकों में आसानी से सोल्यूबल हो पा रही है, अर्थात घुल पा रही है। जैसे कि आप कहीं ना कहीं अपने आसपास वालों के साथ अच्छे से घुल मिलकर रहोगे। अगर आपको मैं भेज दूं, केन्या भेज दूं, वेस्ट इंडीज भेज दूं कि जाओ उनके बीच में रहो, तो आप नहीं रह पाओगे। पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, पता नहीं वो क्या खान पान खाते हैं, हम तो खा ही नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हम आपस में नहीं रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं समान को घोलता है, या लाइक डिजोल्व लाइक, उस प्रिंसिपल पर सारी चीजें चलती है। लाइक डिजोल्व लाइक, समान को घोलता है। तो उसी पर यहां पर हम बात करेंगे
कोई ठोस अगर द्रव में घुले तो दोनों की प्रकृति सेम होनी चाहिए। अगर दोनों ध्रुवीय है तो घुल जाएंगे एक दूसरे में, अगर एक ध्रुवीय एक दूसरा भी अध्रुवीय तो भी आपस में घुल जाएंगे, लेकिन एक ध्रुवीय और अध्रुवीय आपस में सोल्यूबल नहीं होंगे। इस पर हम आगे पढ़ने वाले, तो स्टार्ट करें। हाँ जी बेटा, थोड़ी थोड़ी खराब है, अब इस पर आगे चर्चा करते हैं। ओके, हाँ जी। तो अब बच्चों यहां पर हम बात करेंगे कि ठोसों की द्रवों में विलेयता किस तरीके से अफेक्ट होती है और किस तरीके से वो उसके अंदर देखी जा सकती है। अच्छा सर, इससे रिलेटेड हमारे कोई क्वेश्चन बनेगा क्या? पहली बात तो ये ना, क्या इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा? क्या हम पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? बेटा इसमें ठोसों की जब द्रवों में विलेयता देखी जाती है तो उसमें ताप का प्रभाव, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ताप के प्रभाव पर कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आपको यहां पर देखने हैं। क्लियर? ओके, तो पहली बात तो यहां पर आपको कुछ चीजें समझनी होगी। कुछ चीजें क्या? जैसे कि एक ध्रुवीय चीज ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। ध्रुवीय प्लस ध्रुवीय ये कैसे हो जाएंगे बेटा? घुलनशील। घुलनशील मतलब लाइक डिसोल्व लाइक। अध्रुवीय प्लस अध्रुवीय, अध्रुवीय प्लस अध्रुवीय, यह कैसे हो जाएंगे आपके? ये भी कैसे हो जाएंगे? घुलनशील मतलब सोल्यूबल अर्थात विलेय। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, एक ध्रुवीय को एक अध्रुवीय के साथ मिक्स करूंगा तो यह क्या रहेगा बेटा? आपका अघुलनशील, बोले तो इनसोल्यूबल रहेगा। हाँ या ना? ये किस चीज पर चलता है? समान समान को घोलता है। यहां पर एक प्रिंसिपल लगता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, बोले तो समान समान को घोलता है। जैसे कि जल में जल के ही जैसे गुणधर्म दर्शाने वाली चीजें घोली जा सकती है। जल ध्रुवीय है तो उसमें ध्रुवीय चीजें घोल सकते हैं, तेल को नहीं घोल सकते, तेल अध्रुवीय होता है, ऑयल्स। ठीक है, समान समान को घोलता है, क्या ये बात समझ में आ गई? अब जैसे कि मान लो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं यहां पर आपको और बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं मान लूं ठोस, जैसे कि मैंने शक्कर को या नमक को मैंने पानी में डाल दिया, तो मेरा कहीं ना कहीं विलेय क्या है बेटा? मेरा ठोस क्या है? विलेय है। ठोस को जैसे ही मैंने क्या किया, विलायक में डाल दिया। अब विलायक मेरा जल होएगा आमतौर पर, तो जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो क्या बनता है? हमारा विलयन बनता है। हमारा क्या बनता है बच्चे? विलयन बनता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलेय को जब हम विलायक में मिलाते हैं तो विलयन बनता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है सोल्वेशन, विलायकन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विलायकन, कि अर्थात विलयन बन गया, विलायकन हो गया, विलायकन इसको कहा जाता है। लेकिन हमने बनाया तो सही, लेकिन फिर क्या करने लगते हैं कि जो ये विलेय पदार्थ है इसके कणों के बीच में आकर्षण विलयन में जाने के बाद अचानक से बढ़ने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ उस विलयन में से संगुणित होने लग जाता है, जुड़ने लग जाता है, अर्थात कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेता है, वापस से इधर कन्वर्ट होने लगता है। यह कहलाता है क्रिस्टलीकरण, वापस से विलेय अलग होने लगता है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, कि वापस से यार ये विलयन में से विलेय अलग अलग हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रिस्टलीकरण। तो विलायकन का मतलब विलयन का बनना, क्रिस्टलीकरण का मतलब वापस से विलेय फॉर्म हो रहा है, वापस से विलेय बन रहा है। यह चीजें हम देखते हैं। अब बात आती है कि सर ये ठोस जब विलायक में घोला जा रहा है तो ये घुल जा रहा है और एक विलयन बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है, तो इसकी विलेयता पर क्या टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा? अगर मैं क्या करूं, मेरे पास 1 लीटर की बोतल है, जैसे कि मान लो, अरे यार, हाँ जी, जैसे कि मान लो
मेरे पास ये बोतल है बेटा, 1 लीटर की बोतल है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या डाल दी, 1 चम्मच शक्कर डाल दी, ठीक है। अब मैं इस पर टेम्परेचर दे रहा हूं, इसको गर्म कर रहा हूं। क्या टेम्परेचर देने पर इसकी विलेयता घटेगी या बढ़ेगी, क्या हो सकती है, उस पर हमें कमेंट करना है। दूसरी बात, अगर मैं इसको 1 लीटर पानी की बोतल है, इसमें मैंने क्या डाल दी, शक्कर डाल दी। अब मैं इस पर प्रेशर लगा रहा हूं, दबा रहा हूं, प्रेशर लगाने पर क्या विलेयता पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो इस पर हमें कमेंट करना है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे की बातें जो काम की है, आगे की बातें काम की क्या है बेटा, हाँ जी, हाँ जी, यहां पर 2 कारक हमें पढ़ने हैं, ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, और फिर हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। पहले अभी इसको समझ लेते हैं। पहला कारक है बेटा दाब। पहले दाब के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दाब बोले तो प्रेशर, हाँ जी। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये 1 लीटर की बोतल है, इसमें मैंने शक्कर मिला दी, ठोस मिला दिया। अब अगर मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो क्या उससे उसकी विलेयता पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ठोस तो असंपीड्य होते हैं, उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो क्या विलयन में पानी के अंदर हमने क्या भर रखा है, न शक्कर डाल रखी है, उस पर प्रेशर लगा रहा हूं, मैं पिस्टन से जोर से प्रेशर लगा रहा हूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठोस तो असंपीड्य होते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव, कोई इतना बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अब आपको समझना है टेम्परेचर का प्रभाव, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर, तापमान। यार जरा देखो ध्यान से, मेरे पास पानी है, पानी के अंदर मैंने ठोस मिलाया, तो 2 केस हो सकते हैं, ऊर्जा निकल भी सकती है या फिर सिस्टम को ऊर्जा देनी भी पड़ सकती है। क्या मैं बोल रहा हूं, मान लो मेरे पास ये एक पात्र है, इस पात्र में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया, ठोस मिला दिया बेटा, ये क्या है, द्रव है। अब द्रव में मैं ठोस घोल रहा हूं, जैसे कि मैंने शक्कर वगैरह इसमें घोल दी, चीनी वगैरह इसमें मैंने घोल दी, ऐसे बनाना नहीं है डायग्राम, बस केवल समझना है, ओके। तो यार जब मैं द्रव के अंदर ठोस घोलता हूं ना, तो यहां पर ऊर्जा देनी भी पड़ सकती है हमें और निकल भी सकती है, दोनों केस पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो यहां पर मान लो मेरे पास ए, सपोज करो ए कोई ठोस पदार्थ है, ओके। माना कि ए हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, जैसे ही मैंने इसको किस में डाला, जल में डाला, तो जल क्या है, द्रव का काम करेगा, ओके। तो कहीं ना कहीं ये ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस में। एक्वस का मतलब जलीय अवस्था में ये आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में 2 केस बन सकते हैं, क्या, या तो इस प्रोसेस में इसने ऊर्जा खाई होगी या ऊर्जा रिलीज करी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर किसी ठोस को मैं जल में डाल रहा हूं तो या तो उसने ऊर्जा एब्जॉर्ब करी होगी या रिलीज करी होगी। अब कैसे हम इस चीज को समझे, जरा देखो ध्यान से, यहां पर मैं आपको केस फर्स्ट बताता हूं और यहां पर आपका इस्तेमाल होता है, अगर किसी ने पढ़ा है
ला शातेलिए का नियम। थोड़ी सी झलक मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ला शातेलिए के अनुसार यहां पर हम तापमान का प्रभाव देखेंगे बेटा। ला शातेलिए क्लास 11th में आता है तुम्हारे, वो भी हम पढ़ेंगे, आगे चल करके पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है आगे हम पढ़ेंगे। अब ला शातेलिए का नियम क्या तापमान के बारे में जानकारी देता था? हाँ, कि यदि अगर प्रोसेस कैसा हो, डेल्टा एच का मान 0 से बड़ा हो, मतलब पहले ऊष्मा कम बाद में ज्यादा, तो ज्यादा माइनस कम, अंतर आएगा धनात्मक। जैसे कि मान लो मेरी पहले ऊर्जा थी 50 किलो जूल, ठीक है, ओके, और मैंने कुछ प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उल्टी मेरी ऊर्जा और बढ़ गई कि भैया अब तो मैं और ज्यादा पावरफुल हो गया, है ना, मेरी 50 की जगह 80 किलो जूल ऊर्जा हो गई, तो मेरी ऊर्जा का अंतर अंतिम माइनस प्रारंभिक 80 माइनस 50 30 धनात्मक आया ना। तो डेल्टा एच का मान धनात्मक अर्थात ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्माशोषी प्रक्रम, ऊष्माशोषी प्रक्रम है। मतलब यहां पर ऊष्मा बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, कहीं ना कहीं इसको ऊष्मा और चाहिए, और चाहिए। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसको ऊष्मा मिलती जाएगी, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। तो यहां पर तापमान बढ़ाने पर उसको और ऊष्मा मिलेगी और ऊष्मा मिलेगी, तो अर्थात यह प्रोसेस आगे की ओर चलता जाएगा, अर्थात यह ठोस जल्दी जल्दी एक्वस में कन्वर्ट होता जाएगा, अर्थात इसके अंदर घुलता चला जाएगा, मतलब यह ठोस विलायक में अच्छे से मिक्स होता चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अर्थात इसकी विलेयता बढ़ती जाएगी, विलेयता बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया? परंतु अगर मैंने यहां पर यह बोल दिया बेटा कि सेकंड ऊष्मा निकाल रहा हूं मैं, सिस्टम तो हमारी ऊर्जा निकाल रहा है भाई। मैंने कोई काम करा, पहले मेरी ऊर्जा थी 30 किलो जूल, बाद में सपोज करो पहले थी मेरी 50, बाद में घट गई 30 ही रह गई। उल्टा सिस्टम तो ऊष्मा निकाल रहा है और हम उसको टेम्परेचर और दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं प्रोसेस, सिस्टम तो ऊर्जा निकाल रहा है और तुम उसको और दिए जा रहे हो, और दिए जा रहे हो, तो वो तो उल्टा प्रोसेस, उल्टा इफेक्ट शो करेगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन, ठीक है। डेल्टा एच 0 से छोटा हो, ऊष्मा निकल गई, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो भैया ये तो मेरे घाटे का सौदा है। प्रोसेस में तो ऊष्मा निकल रही है और तुम और टेम्परेचर दिए जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रहे हो, जबकि वो तो घटाने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ अभिक्रिया भाग जाएगी, अर्थात विलेयता बढ़ने के बजाय घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए बच्चे। तो तापमान का इफेक्ट, दाब का कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं, लेकिन टेम्परेचर देकर के हम किसी चीज को घोल सकते हैं, है ना, तो वो भी हमें पता चला। और कभी कभी यहां पर उल्टा भी हो सकता है। तो यह दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये किस वजह से हो रहा है? ला शातेलिए का नियम ये बोलता है। ओके, इसके बारे में हम आगे चर्चा से अच्छे से पढ़ेंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इसको बोलते हैं बेटा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो पढ़ेंगे आगे। ओके, अभी आप इतना लिख लो। क्लियर हो गया? तो ठोसों की द्रवों की विलेयता, ठोसों की द्रवों में कब विलेयता ज्यादा होगी, कब कम होगी, उसके बारे में हमने यहां पर अच्छे से समझ लिया। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, भूलोगे तो नहीं ना। अगली बात, अब गैसों की विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता। सर क्या बात कर रहे हो, गैस द्रव में कहां घुल सकती होगी? सर द्रव को चीर के उसमें घुसेगी क्या? है ना, लेकिन ये तो संभव है, लिक्विड में गैस घुल सकती है। सर उदाहरण देके बताओ तो ये मैं मानूंगा। मैंने सांस ली, सांस लेने से CO2 अंदर आई,
किस में घुली? वो रक्त में। और रक्त में घुलकर क्या किया? उसने मेरे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह करवा दिया। रक्त में ऑक्सीजन घुलती है और वो घुल करके मेरे पूरे बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचती है। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं ना? कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक जिसमें CO2 बढ़िया से घुली हुई है, पीने का बहुत अच्छे से मजा आता है। एक जिसमें CO2 बहुत कम घुली हुई है, उसको पीने में वो मजा नहीं आता जो कोल्ड ड्रिंक्स में आना चाहिए था। तीसरी बात, जलीय जीव जंतु बाहर आकर के, जल में तो अलग से कुछ उनके पास सिलेंडर वगैरह लटके नहीं है ऑक्सीजन के, या वो बाहर आकर के हर एक जलीय जीव सांस नहीं लेता, वो पानी में ही घुली हुई ऑक्सीजन के सहारे बैठा हुआ है कि ये ऑक्सीजन ही मेरा कहीं ना कहीं जीवन यापन करने में मदद करेगी। तो जो इस बात को पुष्टि कर रहा है कि मतलब जल में या किसी द्रव में गैस घुल सकती है, ये तो मानना पड़ेगा। अब क्या चीजें हैं, किस तरीके से होगी, उस पर हमें यहां पर विचार करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे इतनी बात क्लियर है। द्रव में गैसों की विलेयता। अब इसी पर एक नियम है, उसको बोलते हैं बेटा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम पहले हम समझेंगे, हेनरी के नियम को समझेंगे, ठीक है, लेकिन द्रव में गैसों की विलेयता पर कुछ कमेंट हम करना चाहेंगे। कैसे कैसे यहां पर हम द्रवों की गैसों में विलेयता, अब इसको रहने दो, ठीक है, अब इसको रहने दो, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, फिर उसमें नियम भी आएगा जो हम ऑटोमेटिक समझ लेंगे, ठीक है, डोंट पैनिक। जैसे कि देखो, बहुत सारी गैसें जल में आराम से घुल जाती है, जैसे कि कुछ गैसें, जैसे कि अगर मैं बात करूं अमोनिया हो गई, HCl हो गया, ये आसानी से, यह जल में क्या होती है बेटा, यह जल में अधिक विलेय होती है, अधिक विलेय होती है गैसें। जबकि अगर मैं बात करूं यहीं पर O2 के बारे में, यहीं पर H2 के बारे में, N2 के बारे में आदि, जल में अल्प विलेय होती है, अल्प विलेय होती है। कुछ ज्यादा विलेय होती है, कुछ कम विलेय होती है। तो कहीं ना कहीं हम ये तो समझ पा रहे हैं कि हर एक गैस समान रूप से विलेय नहीं होती है, पहली बात। कहीं ना कहीं वो इनके कुछ स्पेशल गुण होते होंगे जिसकी वजह से इन गैसों की अलग अलग विलेयता जल के अंदर देखी जाती है, या किसी भी विलयन के अंदर, किसी भी द्रव के अंदर देखी जाती है। क्लियर हो गया? अब यहां पर पहले हम प्रभावित करने वाले कारकों को देख लेते हैं। अगर वो हम समझ लेंगे तो फिर आगे आने वाली चीजों को भी हम अच्छे से समझ लेंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, दाब का प्रभाव, विलेयता पर दाब का प्रभाव, विलेयता पर दाब का प्रभाव। जरा देखो, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। ये द्रवों के अंदर गैस को घोलने की विलेयता के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहां पर इसका कलर कैसे नहीं आया ढंग से, हाँ जी, बस 1 मिनट। अरे कहाँ गया? चलो ठीक है, रहने दो इसको तो। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, जैसे कि मान लो ये एक मेरे पास पात्र है, ये एक मेरे पास पात्र है, ठीक है। इस पात्र में यहां पर ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया। अब इसमें क्या है, इसमें द्रव भी घुला हुआ है और इसमें कुछ गैस भी उपस्थित है। जैसे कि सपोज करो, मान लो बेटा यहां तक ये द्रव है,
ये है द्रव, और यहां पर ये जो ऊपर वाला खाली स्पेस है, ये ऊपर वाला जो खाली माला है ना, ये खाली स्पेस, ये कहीं ना कहीं गैस को बता रहा होगा। कहीं ना कहीं कुछ गैसें तो अपनी इच्छा से, गैस के कुछ अणु इसके अंदर उपस्थित होंगे, हाँ या ना, ये बाहर तो है ही सही, लेकिन कुछ अणु अंदर भी उपस्थित होंगे अपनी इच्छा से। ठीक है, ये है हमारे पास क्या भाई साहब, ये है हमारे पास यहां पर पिस्टन, ये है मेरा पिस्टन, नीचे द्रव है, यहां पर ये गैस है। गैस के कुछ होंगे कण अणु जो यहां पर ऊपर भी है और कुछ अपनी इच्छा से इसमें घुले हुए भी है। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, जैसे कि मान लो ये जो पिस्टन है ये आराम से ऊपर नीचे मूव हो सकता है, ऊपर नीचे मूव हो सकता है। ओके, तो जब ये मतलब मुक्त अवस्था में होगा तो कहीं ना कहीं गैस इसके द्रव की सतह पर कम दाब लगाएगी, है ना, क्योंकि ऊपर ज्यादा कोई लोड हमने दिया नहीं है, ज्यादा कोई लोड हमने दिया नहीं है। जैसे कि देखो साइकिल वाला पंप देखा होगा ना आपने, हवा भरने वाला, ठीक है वो भी एक तरह का पिस्टन ही होता है। अगर मैं बात करूं उसके आगे वाले मुंह को बंद कर दूं और फिर मैं इसको दबाऊंगा तो वो थोड़ा नीचे तो जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद ना हम उसको नीचे धकेलना बहुत जोर लगाएंगे तब भी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि आगे से तो हवा निकल ही नहीं रही ना। तो वैसा ही बेटा यहां पर ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या है, पिस्टन है, घर्षण रहित आराम से ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर क्या कर दूं, इसके ऊपर कुछ वेट रख दूंगा, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन है मेरे पास, अगर मैं यहां पर इसके ऊपर कुछ वेट रख दूं, मतलब इसके ऊपर भार रख दूंगा, जैसे कि W1 ये एक वेट हो गया, ये W2 वेट हो गया, ये W3 कुछ भार मैंने यहां पर रख दिया, तो भार ज्यादा कर दिया, भार अगर मैंने इस पर बढ़ा दिया तो भार बढ़ाने से क्या होएगा, भार बढ़ाने से बेटा ये होगा कि थोड़ा सा पिस्टन नीचे आ जाएगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा। यहां पर वेट W1 हो गया, यहां पर वेट W2 हो गया, ऐसा कुछ मैंने अलग अलग भार रख दिए, ओके, अलग अलग भार रख दिए, ये W3 है, ओके। नीचे क्या था मेरा, व्हाइट व्हाइट, ये था मेरे पास यहां पर द्रव, द्रव का मात्रा तो उतना ही रहा, ठीक है, ये मेरे पास द्रव है। अब कहीं ना कहीं मैंने प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया तो जो गैस ऊपर थी, जो गैस कहीं ना कहीं ऊपर थी बेटा, यहां पर ये गैस तो थी सही, लेकिन क्या प्रेशर लगने की वजह से क्या गैस के अणुओं ने इस द्रव की सतह पर दाब लगाया और उसके अंदर घुस गई? बिल्कुल घुस गई। अब यहां पर ज्यादा गैस द्रव के अंदर उपस्थित हो गई, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे हैं दाब बढ़ाने पर द्रवों में गैसें घुल सकती है, द्रवों की घुलनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। इसी वजह से जो कोको कोला का ढक्कन जैसे आप खोल दे ना, गैस निकलती, क्यों? क्योंकि वो हाई प्रेशर पर उसके अंदर फिट करी गई है। प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाने से क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा पिस्टन, तो गैस के अणु धीरे धीरे इसके अंदर जाने लग जाएंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद जाना बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी इसमें घुल जाएगी, मोस्टली घुल जाएगी अच्छे से। तो दाब का प्रभाव हमने समझ लिया, अर्थात अगर हम क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे, ओहो, अर्थात अगर हम क्या करेंगे बेटा, दाब बढ़ाएंगे, तो दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती चली जाएगी, विलेयता बढ़ती चली जाएगी, और जितना इसका दाब होगा, गैस पर जितना दाब लगेगा, क्या उतनी ज्यादा विलेयता होती जाएगी, हाँ है ना। ये कहीं ना कहीं गैस के अणु ही तो है जो इसकी सतह पर दाब लगा रहे हैं यार, जो इसके अंदर घुसे चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा विलेयता बढ़ती चली जाएगी, ओके। मतलब दाब बढ़ाने पर गैसों की, यहां पे थोड़ा इसमें चेंज कर देता हूं मैं, गैसों की द्रव में विलेयता बोलो या उसकी मात्रा बोलो, वो बढ़ती चली जाएगी। यस और नो? ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब ये तो हमारे पास एक पॉइंट हो गया कि विलेयता पर दाब का ये प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा टेम्परेचर का प्रभाव दिखा दो सर, इसमें कोई दिक्कत किसी को?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, सब आप आराम से किसी भी नॉर्मल इंसान को समझाओगे ना, वही बता देगा कि भाई देख यहाँ पे कोई वजन नहीं रख रखा, आराम से ऊपर वजन रखेंगे चीजें नीचे आएगी, अर्थात ये वाली चीजें इसमें घुल जाएंगी, खत्म बात। अगला दूसरा, ताप का प्रभाव। ताप, देखो जो द्रव के अंदर जो गैसें होती है बेटा, जब इनको द्रव के अंदर घोल करके विलयन बनाया जाता है ना, तो यह प्रोसेस जनरली कैसा होता है, जब द्रवों के अंदर गैस को मिलाया जाता है तो ये प्रोसेस जनरली कैसा होता है, यहां पर डेल्टा एच का मान क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ये ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ने के बजाय घटती है। सॉरी, गैस को जैसे ही हम द्रव में मिलाते हैं तो यहां पर ऊष्मा निकलती है, तो यह कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ये दोनों पॉइंट समझ में आया, हाँ है ना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं हेनरी का नियम अपनी तरफ से क्या बोलता है। हेनरी भाई, इतनी सारी बातें हमने समझ ली, हमने विलेयता वाले पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लिया, हर एक बात को समझ लिया, तो अब भैया हेनरी भाई साहब क्या बोलते हैं उनकी बात पर भी गौर कर ले थोड़ा। तो अब आइए हेनरी के नियम पर चर्चा कर ले। तो ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। सो अब हम बात कर लेते हैं हेनरी के नियम के बारे में, जो गैसों की ही द्रवों में विलेयता पर कमेंट करता है। हाँ जी, गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है, इसके लिए हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं अब यहां पर हेनरी का नियम, बोले तो हेनरीज लॉ। आई होप हर एक बच्चे को सारी बातें क्लियर हो गई होगी, एम आई राइट? हर एक बच्चे को सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब अगली बात, हेनरी का नियम क्या बोलता है। हेनरी भाई साहब ने दाब के बारे में बताया, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। हेनरी भाई साहब ने यह बोला कि कोई विलयन, उस विलयन में जो गैस की विलेयता है, किसी विलयन में जो गैसों की विलेयता है, अर्थात उसकी जो घुली हुई मात्रा है, वो कहीं ना कहीं उस विलयन की सतह पर पड़ने वाले दाब के समानुपाती होगा। अर्थात मैं जितना ज्यादा दाब लगाऊंगा, गैस उतनी जल्दी विलयन में घुल जाएगी। समझ में आया क्या? जितना ज्यादा दाब लगाऊंगा उतनी अंदर घुलती चली जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, वो दाब किसका लग रहा है? द्रव की सतह पर दाब किसका लग रहा है? गैसों का ही तो लग रहा है। गैस ही तो है, जो अणु है उसके, वही तो द्रव की सतह पर आंशिक दाब लगा रहे हैं। आंशिक दाब का मतलब जो गैस के छोटे छोटे अणु है ना, हर एक अणु के द्वारा लगाया गया दाब, उसी को हम आंशिक दाब बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो वहां पर वो अणु जो द्रव की सतह पर दाब लगा रहे हैं, वो जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उस गैस की उतनी ज्यादा विलयन में विलेयता रहेगी। समझ में आया? तो हेनरी भाई साहब इसी पर बात करते हैं। तो हेनरी भैया क्या बोलते हैं कि हेनरी के अनुसार ओके, गैस वाष्प अवस्था में, मतलब वेपर फेज में, जो वो गैसीय अवस्था में थी, वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब P विलयन में उपस्थित गैसों की विलेयता। अब देखो ध्यान से यार, गैसों की विलेयता कहीं ना कहीं गैसों की मात्रा।
अब गैसों की मात्रा बोलो या गैसों का संगठन बोलो, उसको अगर हम उसके मोल प्रभाज से कंपेयर कर लें कि यार मोल प्रभाज मतलब कितने इसके मोल, अनुकूल बटा कुल, यही होता है ना मोल प्रभाज, अनुकूल बटा कुल। तो कहीं ना कहीं गैस के कितने मोल प्रभाज है उस विलयन में, तो जितने मोल प्रभाज है मतलब उतनी मात्रा उसकी घुली हुई है, जितनी मात्रा उसकी घुली हुई है वही तो उसकी विलेयता है। तो हाँ या ना, तो गैसों की विलेयता अर्थात गैस के मोल अंश, मोल अंश को अपन x से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा इसको अलग से घुमा फिरा के भी लिख देते हैं, मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समझ में आया? अर्थात जो आंशिक दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा? गैस की मात्रा जो कि उस विलयन में घुल चुकी है उसके समानुपाती होगा। अर्थात आंशिक दाब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घुली हुई गैस की मात्रा X। ऐसे इसको अलग डिजाइन दे देते हैं अपन, ऐसे नॉर्मल लिख लेते हैं, X के समानुपाती होगा। X क्या है? ये मोल प्रभाज या फिर गैस की घुली हुई मात्रा, किसमें? विलयन में। और ये समानुपाती का चिन्ह हटता है बेटा, P बराबर आ गया KH गुणा X। समझ में आ गया? अब जरा देखो ध्यान से, फटाफट से कुछ चीजें लिख लो। जहां पर P क्या है? गैस का आंशिक दाब, जिस गैस की मैं बात कर रहा हूं गैस का आंशिक दाब, ओके। KH क्या है? H मतलब नहीं, हेनरी, जिसका नियम है ना उसका, हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। और X क्या है? गैस की मात्रा, गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल अंश, किसमें? विलयन में, विलयन में। ओके बच्चों, तो आप ऐसे इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो। अब बात यहां पर, ये चीज तो हमने क्लियर कर ली। देखो यही इतना ही आता है इससे हेनरी के नियम से, ज्यादा कुछ आपको टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा कुछ आपको टेंशन नहीं लेनी है, ओके। क्योंकि इससे बढ़िया और भी टॉपिक है जो हम इसके अंदर कवर कर लें। थोड़ी थ्योरी देख ली, बाकी व्यंजक देख लिया। अब काम की बात यह है, जो हेनरी नियतांक है इसका मात्रक क्या होता है? पहली बात, हेनरी नियतांक किस तरीके से विलेयता को प्रभावित करता है? दूसरी बात, क्या हेनरी नियतांक सबके लिए एक जैसा होता है हर एक गैस के लिए, या अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है? तीन बातें, इन पर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो सबसे पहले यहां पर ये कुछ डेटा है, ये तो हम देख लेंगे। अरे यार ये कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेंगे। हाँ जी, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरी नियतांक का मात्रक। हाँ जी, तो यार KH का मात्रक, चूंकि हम जानते हैं P बराबर होता है KH गुणा X, ओके। X क्या होता है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का कोई मात्रक ही नहीं होता ना। P का मात्रक दाब, दाब का मात्रक ATM बार, जो भी है पास्कल वास्कल जो भी है, तो वही मात्रक इसका होएगा। हाँ या ना? क्लियर हो गया? यहां से हम क्या कर सकते हैं? KH बराबर हो जाएगा P बटे X। यह मात्रकहीन, तो जो इसका मात्रक है वही मात्रक हो जाएगा। तो यार यहां पर KH का मात्रक क्या आ गया? KH का मात्रक क्या हो सकता है? ATM हो सकता है, या फिर ATM हो सकता है, या बार हो सकता है, या पास्कल हो सकता है, या mm ऑफ Hg हो सकता है। तो जो हमने दाब के मात्रक लिए थे ना वही इसके मात्रक हो जाएंगे। क्लियर बात? अगली बात, KH एक सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, हर एक गैस के लिए इसका मान अलग अलग होता है। समझ में आया? जैसे अवोगाद्रो संख्या 6.02 इंटू 10 की घात 23, ये तो एक मोल बोलोगे तो सबके लिए उतनी ही फिक्स है, लेकिन हेनरी नियतांक अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, KH का मान
अलग अलग गैस के लिए, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। दूसरी बात ये, ठीक है बेटा। तीसरी बात, गैस की द्रव में विलेयता। गैस को द्रव में हम घोलते हैं तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटती जाती। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर केच के बारे में, केच टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ता है, जरा देखो ध्यान से। ताप बढ़ाने पर, ताप T बढ़ाने पर केच का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना बेटा, तो केच का मान बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? केच का मान बढ़ता चला जाएगा, केच का मान बढ़ता चला जाएगा। और केच बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता घटती है। तो केच बढ़ रहा है तो विलेयता, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता घट रही है, तो विलेयता घटेगी, तो विलेयता घटती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों के केच का मान बढ़ता है और विलेयता उनकी घटती जाती है, विलेयता घटती जाती है, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। ये क्लियर हो गया बेटा? इसको आप नोट डाउन कर लो। अब कुछ चीजें जो हम समझना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम करना चाहेंगे, उस पर बात करेंगे। एक बार इतना आप नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक है? हर एक बच्चे बढ़िया से समझे, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करे, प्रॉपर नोट्स बनाए, क्योंकि यही नोट्स आपका सिलेक्शन करवाएंगे बेटा, यकीन मानो, ठीक है? ओके, इतना क्लियर हो गया? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ लिखते रहें, स्पीड रखें थोड़ा। अब आगे, अब कुछ क्वेश्चन है जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। ओके, उससे पहले यहां पर मैं आपको जल में कुछ गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक के मान, ये आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है? ये आपको याद नहीं करने, बस देखने हैं कि हाँ यार, जैसे कि अगर जल है उसमें कुछ गैसें घुली हुई है, उनके लिए केच का मान क्या क्या हो सकता है, अलग अलग हो रखा है। जैसे कि हीलियम है, गैस, ओके, गैस दे रखा है। अच्छा देखो, यहां पर हीलियम है, ओके, और देखो ध्यान से, यहां पर पहली बात तो टेम्परेचर बढ़ाने पर केच का मान बढ़ता है, बढ़ता है। जैसे कि देखो N2 यहां पर भी है, N2 यहां पर भी, यहां टेम्परेचर 293, यहां 303। समझना पहला पॉइंट, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर वाकई में केच का मान बढ़ता है कि आप जबरदस्ती बोल रहे हो? देखो टेम्परेचर 293 से 303 कर दिया, तो यहां भी N2, यहां भी N2, देखो इसके लिए मान पहले 76 समथिंग था, यहां पर 88 हो गया, तो बढ़ता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ओके, ठीक है? ओके, जैसे कि देखो ध्यान से, हीलियम गैस के लिए इसका केच का मान कुछ अलग है, H2 के लिए कुछ अलग है, N2 के लिए अलग है, और N2 के लिए यहां अलग है, O2 के लिए यहां अलग, यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पर ये अलग अलग। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और देखो ध्यान से, 298, 298, 298, 298, 298, टेम्परेचर सेम है, लेकिन गैसें तो अलग अलग है। अलग अलग गैस के लिए केच का मान तो अलग अलग आएगा ही आएगा। यहां पर देखो, आर्गन के लिए इतना, CO2 के लिए इतना, मीथेन के लिए इतना, इसके लिए इतना, और वाइनिल क्लोराइड के लिए इतना। तो यहां पर आपको मैंने ये बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक ही गैस के लिए केच का मान बढ़ सकता है। ओके, मान लो 10 तरह की गैसें हैं, सेम टेम्परेचर है, क्या उनके लिए केच का मान सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। देखो, अलग अलग गैस के लिए केच का मान अलग अलग होता है। डन डन डन। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है, अति उत्तम, मजा आ गया। ये चीज क्लियर हो गई, तो ये बात हमने यहाँ पर समझी और उसको देखा। अब क्यों ना इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लिया जाए, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमें समझना है। अब आप क्या कर दें, क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़ दें, 1 2 3 कम से कम 4 लाइन आप छोड़ दें और डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे और उसको लिखेंगे, ताकि आप जब दोबारा इसको घर पे रिवाइज करें तो क्वेश्चन लिखना है आपको नोट्स में, ठीक है?
हाँ जी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इस पर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, ठीक है, और फिर मैं आपसे भी बीच में बात भी करूंगा, सब्र रखें। हाँ, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाता है तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस के विलय होंगे। क्वेश्चन समझ में आया सर? एक बार में फिजिकल के क्वेश्चन समझ में नहीं आते, ओके कोई बात नहीं। आपसे ये बोला गया है कि मेरे पास 1 लीटर जल है, मैंने उसमें N2 गैस प्रवाहित करी, तो कितने मोल उसके घुलेंगे, समझ में आएगा? ओके, N2 का आंशिक दाब दे रखा है इतना बार, आंशिक दाब दे रखा है। ओके, N2 का केज का मान दे रखा है इतना। अब जरा देखो ध्यान से, इकाइयां एक ही पद्धति में होनी चाहिए। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पे सिर्फ बार लिखा हुआ है, केज का मान लिखा हुआ है किलो बार, तो अलग अलग है। ये बार है तो इसको भी बार में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली छोटी छोटी चीजें बातें इनको समझना है और फिर क्वेश्चन पर लग जाना है। समझ में आया? ज्ञात क्या करना है आपको? इसके मिली मोल ज्ञात करने, किसके? N2 के मिली मोल। अब क्या यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा? दूसरी बात, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, घूम फिर कर ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन ये पता है कि हेनरी नियतांक का मान दे रखा है। अब हेनरी नियतांक से संबंधित एक ही सूत्र है तुम्हारे पास, चूंकि हम जानते हैं pH बराबर KH गुणा X, हम यही जानते हैं। अब आंशिक दाब किसका? N2 का, तो N2 का आंशिक दाब बराबर KH गुणा N2 के मोल प्रभाज, यही सूत्र आएगा हमारे लिए। हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो। इसके लिए हमें यहां पर सारी चर्चाएं करनी है। N2 का आंशिक दाब, ये क्या दे रखा है मेरे को? P ऑफ N2 दे रखा है क्या? इसका मान कितना है? 0.987 बार, ये बार में दे रखा है। तो क्या केज का मान ये दे रखा है, तो इसको किलो बार को बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो मित्रों, करना पड़ेगा। 76.48 ये किलो में दे रखा है, तो क्या इसको बार में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? हाँ, कैसे? 10 की घात 3, 1 किलो में 1000 होते ना, तो यहां पर ये आ गया बार। ओके, यहां पे 0.987 बार, ताकि आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो जाए। ओके, ये N2 के मोल प्रभाज, ताकि अब मैं N2 के मोल प्रभाज क्यों निकाल रहा हूं? मेरे को तो मिली मोल चाहिए सर। अरे मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? स्वयं के मोल बटे कुल मोल, स्वयं के मोल N2 के मोल बटे कुल मोल N2 के मोल प्लस N2 के मोल प्लस जल के मोल, क्योंकि विलयन जल और N2 से मिलकर बन रहा है। समझ में आया? हम क्या करेंगे इसमें अप्रोच, कि देखो जो सूत्र में दे रखा था वैसे वैसे हमने वैल्यू रखी, परंतु ध्यान रखें मात्रकों का, हम मात्रकों का बहुत ज्यादा कचरा कर देते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, ये मोल प्रभाज आगे मेरे पास N2 के, उतने में ये 0.987 बटे आ जाएगा 76.48 गुणा 10 की घात 3, इसका भाग देंगे। मात्रक नहीं आएगा क्योंकि इधर भी बार से बार छमछम, मोल प्रभाज का कोई मात्रक ही नहीं होता। यहां से मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, बोलो ना यार, निकलेगी। अब किसके मोल प्रभाज है ये? N2 के। यहां से कुछ ना कुछ मान निकलेगा, हाँ निकलेगा। अब थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा बी पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो N2 के मोल प्रभाज, सूत्र क्या होता है? स्वयं के मोल बटे कुल मोल, स्वयं के मोल मोल्स ऑफ N2, टोटल मोल मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2। क्या ये बात समझ में आई क्या? स्वयं के मोल बटे कुल मोल, मोल प्रभाज ज्ञात करने का सूत्र। यहां से कुछ मान आएगा उसको इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। यहां से इसको वैल्यू को थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर अपन इसको सोल्व करें, ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे अपन इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन ही है भाई,
ठीक है, 0.987 ये हो जाएगा 76,800,480। ठीक है, और उसको सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत एक घटिया वैल्यू आएगी, मानता हूं मैं, बहुत घटिया वैल्यू आएगी बेटा। ठीक है, ओके, हाँ जी, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। ओके, यहां पर अब जरा देखो ध्यान से, उसको तो मारो गोली जो हुआ जो। अब यहां पर इस कैलकुलेशन को समझना। N2 किस में घुली हुई है? जल में। हमारे पास ये जल है, इसमें घोली हमने N2, किसमें? जल में। तो मुझे बताओ, जल तो बहुत ज्यादा है, उसमें घोल क्या रहे? N2। क्या विलायक की तुलना में विलेय तो इतना सा रहेगा ना, थोड़ा सा। 50,000 के सामने 1 रुपए की क्या औकात है? हाँ या ना? अगर मैं H2O के मोल के कंपैरिजन में N2 के मोल देखूं तो इतू से मोल होंगे, इतू से। तो क्यों ना मैं 1 रुपए में 50,000 जोड़ूं तो उसका मान तो 50,000 ही आएगा। 50,000 एक बोलो या 50,000 बोलो, कोई फर्क नहीं है पड़ता। हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो यहां पर आप इस बात को समझ लें, क्या कि चूंकि मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O कहीं ना कहीं ये मतलब चूंकि मोल्स ऑफ N2 बहुत 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 कम है मोल्स ऑफ H2O के कंपैरिजन में। यस और नो? तो क्या मैं यहां पर साइड में यह प्रोग्राम सेट कर सकता हूं कि मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O को आप क्या लिख दो सर? अप्रोक्स मोल्स ऑफ H2O लिख दो। मतलब यहां पर ऊपर मोल्स ऑफ N2 तो है ही सही, लेकिन इसमें इसको जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो यार। कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको धीरे धीरे अडॉप्ट करनी पड़ेगी, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको धीरे धीरे अडॉप्ट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये मेरे एग्जाम के लिए जरूरी है, मुझे धीरे धीरे सीखना है। मैंने पहले नहीं सीखा, इस साल तो सीखना है, क्योंकि बार बार कितनी बार हम अटेम्प्ट देंगे यार। जिंदगी में और भी काम करना है, शादी ब्याह करने, और काम करने, और जिम्मेदारियां निभानी, हम अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। तो इस साल तो आपको निकालना ही है। तो ये N2 और NH2 आ गया। अब नाइट्रोजन के मोल कहां से ज्ञात करें? ठीक है, मोल प्रभाज आ गया। अब आगे की बात, मेरे को जल के मोल प्रभाज गया, जल के मोल चाहिए यहां पे। ये क्या है? जल के मोल। हाँ जी, अब जल के मोल, मोल्स ऑफ H2O, ये कैसे ज्ञात करें? जल का भार बटे अनुभार। जल के मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? जल का भार बटे अणुभार। जल का अणुभार कितना होता है? 18। वो तो मैंने रख दिया, लेकिन जल का भार कहां से लेकर आऊं? हाँ या ना? अरे जल कितना है? जल है 1 लीटर। जल का घनत्व कितना होता है? 1। तो जो उसका आयतन होता है वही उसका भार होता है। जाने कितनी बार मैंने आपको बता दिया। अर्थात आप 1 लीटर बोले तो मतलब आप 1000 ml बोलो, 1000 ml आयतन बोलो जल के लिए, या 1000 ग्राम भार बोलो, एक ही बात है। किसके लिए? जल के लिए। किसके लिए? जल के लिए। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? क्योंकि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है। 1 मतलब जितना आयतन है उतना ही ग्राम में उसका भार होता है। तो ये तो हमने पहले भी सोल्व किया हुआ है, इसका मान आ जाएगा 55.5 मोल। अर्थात जल के मोल तो मेरे को पता चल गया। ओके, तो मोल प्रभाज ऑफ N2 बराबर क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ N2 बटे में 55.5। अब इसका मान क्या था? इसका मान भैया ये गंदा सा मान था, 0.987 अपोन में 76,480। ओके, 55.5 को गुणा कर देंगे। मोल्स ऑफ N2 कैसे? 0.9887 अपोन में यहां पे आ गया 76,480 गुणा 55.5। ये क्या आएंगे? मोल। क्या आएंगे? मोल। अरे मोल निकाल रहे तो मोल आ जाएंगे। हमसे क्या पूछा है? मिली मोल। मिली मोल। मिली मोल। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000।
तो 1 मोल में कितने मिलीमोल? 1000 मिलीमोल। ये ध्यान रखना, 1 मोल में कितना होता है? 1000 मिलीमोल होता है। जैसे 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। सेम वैसे मिली का मतलब 1 का मतलब 10⁻3। जो भी पूछ रहे हो वो यहाँ 1 मीटर 1000 मिलीमीटर, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1 मोल 1000 मिलीमोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इतने मोल हो गए, तो 1 मोल में इतना होता है तो इतने को गुणा कर देंगे, उतने मिलीमोल आ जाएंगे। तो 0.987 बटे इतना इंटू इतना, इतने मोल में 10⁻3 से गुणा कर दो, इतने मिलीमोल आ जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? 1000 से इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 987 इंटू 55.5 बटे में 76,480। ये आ गए तुम्हारे पास मिलीमोल। ओके, बहुत ही घटिया क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेशन वाइज थोड़ा हार्ड है, वरना प्रोसेस वाइज बहुत ही सिंपल है। प्रोसेस क्या था? मेरे को ये बोला गया था कि भाई साहब आपके पास 1 लीटर जल है। अब 1 लीटर जल के हम मोल ज्ञात कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, और जल के लिए जितना ml है उतना ही उसका आयतन है, उतना ही उसका भार है। तो यहाँ पर हमने ग्राम में भार बटे अनुभार लगा के उसके मोल निकाल लिए जल के। तो अब उसमें इन्होंने N2 गैस प्रोवाइड कर रखी है और N2 के मिलीमोल पूछना चाह रहा है भाई साहब। ओके, तो हमें तो ये सूत्र पता है, हमने यहाँ पर इसका आंशिक दाब उन्होंने दे रखा था, लेकिन वो बार में दे रखा था। केज का मान किलो बार में दे रखा था, तो किलो को बार में कन्वर्ट करा, फिर यहाँ पर इसका मोल प्रभाज ज्ञात करा, तो इसके मोल प्रभाज का सूत्र लगा के हमने इसको सोल्व करा। तो आई होप आपके लिए थोड़ा दर्द वाली बात रही होगी, थोड़ी सी हार्ड रही होगी, चीजें अच्छे से हो गई होगी, इतना ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? आते हैं बेटा, आते हैं। क्लियर हो गया? सर 100 क्यों ले लिए यार? मोल ज्ञात करने का सूत्र होता है ग्राम में भार बटे अणुभार, 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 इसका सूत्र होता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? बहुत सारे बच्चों ने तो अच्छे से क्लियर करवा दिया। सर एनसीईआरटी दिखाकर पढ़ाओ। अबे पागल हो रहे हो क्या तुम यार? हर चीज को बायोलॉजी की जैसे पढ़ते हो क्या तुम? पागल हो गया? हर एक चीज को बायोलॉजी की जैसे पढ़ते हो क्या तुम? सर बायोलॉजी में किताब से पढ़ाते, तुम भी किताब पढ़ाओ। बेटा मंताशा इतनी हार्ड नहीं है केमिस्ट्री, ये कुछ एक यार इस क्वेश्चन के अंदर डेटा दे रखा है वो हार्ड है, इस क्वेश्चन में डेटा दे रखा है वो हार्ड है। प्रोसेस तो सिंपल ही है ना। अगर ये यहां पे मेरे को दे देता सीधा सीधा, यहां पर इसका आंशिक दाब 1 बार है, यहां पे इसका केज का मान दे रखा है 2, सिंपल डेटा देता तो सिंपल सोल्व कर लेते, कोई बड़ा टास्क नहीं था। हमें क्या पूछा गया था? जल में उपस्थित N2 के मिलीमोल। ठीक है, अब मिलीमोल मेरे को ज्ञात करना है, मेरे को ये समीकरण पता है, मेरे को इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, इसका मान मैंने निकाल लिया, ये हमारे पास मान आया। अगर ये मान छोटा आता तो हमारे लिए आसान होता, अगर ये मेरे लिए मान छोटा आता तो हमारे लिए कहीं ना कहीं मेंटल थकान दूर होती, अरे चलो इसको सोल्व नहीं करना, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है। अच्छा चलो ठीक है, वो भी। अब यहां पर मैं मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहता हूं। मोल प्रभाज ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र N2 के मोल बटे कुल मोल। अब कुल मोल मतलब N2 और H2, इसके भी मोल और इसके भी मोल, हर एक बात क्लियर करूंगा। अब यहां पर यार जल इतना सारा है, उसमें N2 इतनी सी है, तो अगर मैं मान लो 50,000 में 1 रुपया जोड़ूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 50,000 में 1 जोड़ेंगे तो वही आएगा। तो यहां पर हमने N2 का मान इस मतलब N2 के मोल बहुत 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 कम है H2O की तुलना में, तो उसको नगण्य मान करके आप इन दोनों को जोड़ करके इतना ही आएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अरे समझो तो सही, समझो तो। सर कैलकुलेशन हम कर लेंगे, मेथड बता दिया करो। बेटा अनम खान बेटा आपके जैसे सारे बच्चे नहीं है, बात समझो मेरी। ठीक है अब आता है कि सर आप जल के मोल कैसे निकालोगे। अब जल के मोल निकालने के लिए उसने चिल्ला चिल्ला के
चिल्ला चिल्ला के बोल रखा है कि भैया जल का आयतन 1 लीटर है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। अब बहुत सारे बोल रहे होंगे सर आपने ये लीटर क्यों नहीं लिया? अरे लीटर मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणुभार। मतलब मुझे जल का ग्राम में भार चाहिए, है ना? 1 लीटर बोलो या 1000 ml बोलो, बात एक ही है। तो जो आयतन होता है वही ग्राम में भार होता है जल के लिए। तो जल का ग्राम में भार बटे अणुभार, इसके मोल आ गए। खट 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 खट। सर डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी परिवर्तन। ऊष्मा में अंतर कितना आया, पहले कितना बाद में कितना, वो आगे तुम पढ़ोगे, ठीक है, वो आगे तुम पढ़ोगे। चलो अभी भावुक मत हो इस क्वेश्चन को लेकर के, इतना भावुक मत हो, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी तुम्हारा दूसरा ही चैप्टर है। हमने भी इतना सा पढ़ा है, हमने भी केमिस्ट्री का पूरा सी भी नहीं पढ़ा। अभी हम ना इतना सा सी लिखना सीखे, अभी धीरे धीरे पूरा सी सीखेंगे, फिर एच सीखेंगे। तो आप एक ही लेक्चर में हमें आगे आने वाले 10 चैप्टर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी हमारा ये चैप्टर चल रहा है, ओके, आगे आने वाले 10 चैप्टर बहुत आसान होंगे, यकीन मानो मेरा, ठीक है। आपको भावुक नहीं होना चाहिए, अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं है भाई, नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम दोगे चीजों को, धीरे धीरे होती जाएगी। हाँ, ये कैलकुलेशन जरूर थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं, खुद मैं मानता हूं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन में इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन कैसे दे दी इन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको चाहते हुए भी पेपर में सबसे लास्ट में रोकना पड़ेगा कि मैं इसको सबसे लास्ट में छेड़ूंगा। मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लेता हूं, फिजिकल के कुछ क्वेश्चन जो आसान है उनको पहले कर लूंगा, इसको लास्ट में करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को आता है लेकिन इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, दैट्स व्हाई। अभी जैसे कि इस क्वेश्चन को समझाने में मेरे को तुम्हें बहुत टाइम लग गया, लेकिन इतना कठिन नहीं था। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बहुत अलग अलग लेवल की थी। अब जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन है, यहां पर ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा नजाकत से समझना है ना? इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा नजाकत से समझना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते सर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करवा दिया करो, इतना एक्सप्लेन मत करा करो। भाई अगर एक्सप्लेन नहीं करूं ना तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे इसमें, ठीक है। इस बैच में लगभग 4500 बच्चे, 4500 बच्चे का सबका दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता, तो मुझे थोड़ा बहुत तो डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी का है। राजपूताना देख तेरे एनसीईआरटी का, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग में ली जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता इतनी है, मतलब इतनी उसकी विलेयता है, हेनरी स्थिरांक का गणना ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान, सबसे पहले अपनी भावनाओं को काबू में रखें और जो दे रखा है एक बार वो लिखें। दिया है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होएगा। दिया है, क्या दिया है? H2S की जल में STP पर विलेयता। मात्रक देखो, मात्रक देखो, कैपिटल M मोलरता। क्या दे रखी है? मोलरता 0.195 मोलर। हाँ या ना, समझ में आया? और कुछ नहीं दे रखा, ज्ञात करना है केच का मान। अब देखो ध्यान से, हमारे पास तो केच का एक ही फॉर्मूला है, हेनरी का नियम, उसी से निकालेंगे और वही लगेगा। समझ में आ गया? उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। अब STP पर भार कितना, STP पर दाब कितना होता है? भाई STP बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि H2S गैस की STP पर विलेयता जल में इतनी है। वो बात की बात है भैया, उसको कैसे हम डील करेंगे, लेकिन हमें STP पर भार पता होता है। ओके, अच्छा, हाँ जी, STP पर, चूंकि STP पर दाब हम जानते हैं बेटा। STP पर दाब कितना होता है? एक बार पढ़ाया था, एक बार बोलो या 0.98
0.987 लीटर बोलो, 0.987 एटीएम बोलो, एक ही बात है। इतना बार बोलो या इतना एटीएम बोलो, एक ही बात है। यस और नो? यस। अब इन लाइन को तोड़ना सीखना है आपको। आइए चलिए हम इस पर बात करें। हमारे पास इतनी मोलरता है। अब मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, आपको पता है? मोलरता की डेफिनेशन मुझे यहां पर कुछ नहीं दे रखा, बस इतना दे रखा है कि भैया जल में एसटीपी पर H2S की विलेयता इतनी है, अर्थात इतने मोलर है। तो सुनिए, मोलरता की डेफिनेशन ये होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। माना 1 लीटर विलयन में विलेय के 5 मोल हैं, तो मोलरता कितनी हुई? 5 मोलर। हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? हुई। मान लो अगर 1 लीटर में विलेय के 10 मोल 100 मोल उपस्थित है, तो उसकी मोलरता कितनी हुई? 100 मोलर हुई। कितनी मोलर हुई? 100 मोलर हुई। जितने मोल हैं 1 लीटर में, वही उसकी मोलरता होती है। अगर 1000 मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब 1000 मोल 1 लीटर विलियन में है। 500 मोलर है, अर्थात 500 मोल 1 लीटर विलियन में है। 250 मोलर मतलब 250 मोल 1 लीटर में है। 1 मोलर का मतलब 1 मोल 1 लीटर में है। तो 0.198 मोलर का मतलब इतने मोल 1 लीटर में है। तो क्या मुझे इसके मोल पता चल गए? क्या इसके मुझे मोल पता चल गए? बस तो काम हो गया। हाँ जी, तो यहां पर आपको शब्दों को तोड़ना है। हाँ जी, इसी प्रकार 0.195 मोलर, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, ठीक है? मोलर का अर्थ है 1 लीटर विलयन में विलेय के 0.195 मोल उपस्थित है। हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं मेरे को विलेय के मोल पता चल गए। अब हम डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, आंसर आ जाएगा। सूत्र लगाते ही आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? तो हेनरी के नियम से ज्ञात क्या करना है? केज। तो हेनरी के नियम से ओके। अभी आपने पढ़ा नहीं है ज्यादा, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ओच पोच चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ जी, हेनरी का नियम क्या बोलता है? P बराबर KH इंटू एक्स, है ना? P का मान एक बार या एटीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम आ जाता है ये 0.987, ठीक है? ओके, KH का मान ज्ञात करना है। हाँ जी, मोल प्रभाज ज्ञात करने। X का मतलब मोल प्रभाज, किसके? H2S के मोल प्रभाज। जिस गैस के बारे में बात कर रहे हैं उसके मोल प्रभाज हमें ज्ञात करने। तो स्वयं के मोल बटे कुल मोल, स्वयं के मोल बटे कुल मोल। स्वयं के मोल इतने, कुल मोल कितने? किसमें? जल में। क्या ये बात समझ में आई? अरे क्या ये बात समझ में आई? आपको किसका मान ज्ञात करना है? केज का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? केज का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना? ओके, ठीक 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 ठीक, ओके। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर इतनी बातें आपको पता चल गई। अब आपके पास क्या इसके मोल, इसका मान पता है? इसका मान पता है? इसको, इन दोनों को, इसको तो नगण्य मान सकते हो ना? क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही कम मात्रा में। अरे इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इसके मोल के ही बराबर आएगा, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं आएगा। तो यहां पर
चूंकि वापस से वही मोल्स ऑफ H2S का मान बहुत 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 छोटा होगा H2O के कंपैरिजन में, इसलिए क्या हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ H2O बरोबर क्या यहां पर लगभग लगभग इसका मान क्या बेटा मोल्स ऑफ H2O के ही बराबर आएगा। तो यहां पर इसकी जगह हम क्या पुट कर दें, थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, 0.987 बराबर KH, इसके मोल, उसका मान तो अच्छा एक बार थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट क्या थोड़ा सा उसको लिख देता हूं, मोल्स ऑफ H2S बटे में मोल्स ऑफ H2O, ये आ जाएगा। हाँ जी, 0.987 KH का मान मुझे ज्ञात करना है, इसके मोल कितने हैं, 0.195 है। अच्छा, H2O के मोल 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल, तो 1 लीटर में विलेन के मोल है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जल के मोल कितने होंगे, वही बेटा 55.5 मोल, वही उसका आंसर होएगा। यहां पर आ जाएगा 55.5 मोल्स ऑफ H2O, 1 लीटर H2O के मोल, 1 लीटर H2O के मोल। यहां पर जैसा कि हमने यहां पर किया था, जल के मोल निकाले थे, तो वहां पर 1000/18 किया था, इसका ग्राम में भार, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और उतना ही उसका ग्राम में भार होता है जल के लिए। तो यहां पर विलयन का जो आयतन है वही जल का आयतन है, क्योंकि विलेय तो बहुत कम मात्रा में, पूरा 1 मोल भी नहीं है। देखो विलेय के मोल कितने, 0.9, कहां गया विलेय के मोल, कहां गए, अच्छा ये तो पुराना क्वेश्चन है। हाँ, विलेय के मोल कितने, 0.195, 1 मोल भी नहीं है पूरा का पूरा। तो विलेय के मोल इतने, और जो विलायक के मोल हमें निकालने अर्थात जल के मोल निकालने, तो वो कितने आएंगे बेटा, 55.5 ही आएंगे। बस इसको सोल्व करना है, केज का मान ज्ञात करना है। केज बराबर 0.987 इंटू 55.5 बटे में 0.195। केज का मात्रक क्या आएगा, जो दाब का मात्रक तुम लिए थे। केज का मात्रक क्या आएगा, जो आप दाब का मात्रक लिए थे। एक बार इतना एटीएम रखा था, एटीएम में मान रखा था, तो बस यहां पर एटीएम में इसका मान आ जाएगा। और जब आप इस राशि को हल करते हो बेटा, ये मान निकल करके आता है 282 एटीएम। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा यार, इतना भी हार्ड टॉपिक नहीं है, इतना भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मानता हूं मैं खुद मान रहा हूं कि इसमें ना थोड़े से हमारे न्यूमेरिकल थोड़े टफ हैं, लेकिन आप अगर इस चैप्टर के इन न्यूमेरिकल को अगर आप थोड़ा सा अगर मैं इग्नोर भी कर दूं ना कुछ टाइम के लिए, तो आप अगर यहां पर हेनरी का नियम हमने पढ़ा, उसकी थ्योरी में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आई होगी। न्यूमेरिकल्स में आपको अभी आपका इनिशियल फेज है। आप में से बहुत सारे बच्चे, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया थम्स अप सर, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, ऐसे कुछ ऐसे सर मेरे को नहीं आया। तो बच्चा तो दोनों तरह का है, कुछ को आया कुछ को नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आप जिन्होंने पहली बार पढ़ा है तो घबराए नहीं, ये चीजें धीरे धीरे आपके साथ आगे 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 आप हैबिट हो जाएगी, टेंशन मत लो। ओके, इतना नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब अगला ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपको, 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दे रखा है। किस में दे रखा है, पास्कल में दे रखा है। ओके, 500 ml सोडा जल, मतलब जल ही है वो, 500 ml जल। अब 500 ml जल के हिसाब से जल के मोल निकालना, पहले 1 लीटर दिया था, अब 500 ml दे रखा है। ओके, तो इतना उसका दाब दे रखा है, आंशिक दाब। ओके, तो CO2 की मात्रा ज्ञात करनी है। CO2 की मात्रा मतलब CO2 के मोल ज्ञात करना। पहले मोल आ गए, 1 मोल का अणुभार होता है 44, उससे गुणा कर देंगे, फिर इसके मोल आ जाएंगे। प्रोसेस समझ में आया। देखो P बराबर होता है KH गुणा X, P दे रखा है, KH दे रखा है, X ज्ञात कर लिया, X ज्ञात कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो X का जो भी मान आया होगा
स्वयं के मोल बटे कुल मोल, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2 आएगा। मोल्स ऑफ H2 कैसे निकालोगे कि 500 ml बोलो या 500 ग्राम बोलो, बात एक ही है। उसको अनुभार से डिवाइड करोगे, जो भी मोल आएगा उसको इससे गुणा कर देना, इसके CO2 के मोल आ जाएंगे। CO2 के मोल आ गए, एक मोल का भार कितना होता है 44, तो जितने भी मोल आए होंगे उससे गुणा कर देना। एक बार ट्राई करके देखना, नेक्स्ट क्लास में मैं खुद करवाऊंगा अगर तबीयत ठीक रही तो बेटा। हाँ जी, क्लियर हुआ? ओके, तो ये है। अब ये वाला क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, आप इसका सॉल्यूशन देखना, सब समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर होएगा। ओके, अब यहां पर ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको यहां पर बताता हूं बढ़िया से, ठीक, और फिर उसके बाद मैं आपके कमेंट्स लूंगा अच्छे से। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, ठीक है, अच्छे से। मैं आपको पहले इसको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। ओके, और ये हेनरी के नियम पर ही आधारित है, और ये क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट देता तो शायद तुम्हें आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, तुम समझ नहीं पाते। ओके, लेकिन अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो फिर तुम आराम से इसको कर लोगे। अब जैसे कि देखो ध्यान से, 4 विभिन्न गैसें, G1, G2, G3, G4, टोटल 4 गैसें हैं। जैसे कि बच्चे यहां पर ये दे रखी है G1, ये दे रखा है G2, ये दे रखा है G3, ये दे रखा है G4, दे रखा है। यहां पर इधर है बेटा दाब, और यहां दे रखा है विलेयता, यहां दे रखा है विलेयता, ये विलेयता लिखा हुआ। इधर y अक्ष पर विलेयता है, x अक्ष पर दाब है, y अक्ष पर विलेयता है। कहीं ना कहीं हम यहां विलेयता का मतलब क्या मानते हैं, मोल प्रभाज जो कि उसके अंदर घुले हुए हैं, यस और नो। तो कहीं ना कहीं बेटा ये विलेयता मेरे को ये बता रहा है कि यार विलेयता बोलो या मोल प्रभाज बोलो, x गैस के मोल प्रभाज बोलो। ये पहली गैस के लिए रेखा, ये दूसरी गैस के लिए लाइन, ये चौथी के लिए। हाँ जी, तो हमें यहां पर ये ग्राफ दे रखा है, G1 गैस के लिए, G2 के लिए, G3 के लिए, G4 के लिए। अब हमें ये बोला गया है निम्न में से कौन सी गैस के लिए हेनरी के स्थिरांक का मान उच्चतम होगा। कैसे हम करें, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, हमें सिर्फ यह पता है कि हम ये जानते हैं बाबू साहब P बराबर होता है KH गुणा X, हाँ या ना? हाँ। अब मुझे y अक्ष पर क्या दे रखा है, x दे रखा है, x अक्ष पर क्या दे रखा है, P दे रखा है, हाँ या ना? इतना आप मुझे बताइए। अब तो यार कहीं ना कहीं आपने कुछ ग्राफ पढ़े होंगे, आप सबने बेटा y बराबर mx प्रकार का ग्राफ पढ़ा होगा, हाँ या ना? इतना आप मुझे बोलो, क्या यह एक सरल रेखा होती है, क्या यह एक सरल रेखा होती है? क्योंकि यहां पर हमने विलेयता को y अक्ष पर रखा है और x अक्ष पर दाब रखा है, हाँ या ना? तो यार अगर मेरे पास ये जो x है गैस का, ये मोल प्रभाज, ये कहां रखा है मैंने, y अक्ष पर, ये तो है मेरा y अक्ष पर, और P कहां है मेरा, x अक्ष पर, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो क्यों न मैं इसको y बराबर mx में कन्वर्ट कर लूं, ताकि फिर मैं ढाल आराम से बता सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा, और वो चेंज क्या कि मैं ना x गैस को एक तरफ रखूंगा, P बटा KH कर दूंगा, या फिर P1 बटे KH ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर ये y अक्ष पर गैस की विलेयता है, ये x अक्ष पर, तो कहीं ना कहीं यह स्वरूप ये y अक्ष पर है, और ये कहीं ना कहीं बेटा, ये कहीं ना कहीं m को बता रहा है, और ये कहीं ना कहीं x को बता रहा है। तो ये y बराबर mx हुआ कि नहीं हुआ? टेक योर टाइम, अच्छे से सोचो, विचारो, 2 बार गहरी गहरी सांस लो, अच्छे से लंबी लंबी सांस लो, नॉर्मल हो और फिर समझो।
यहां पे जरा आपको दे रखा है, हम ये जानते हैं P बराबर KH गुणा X, हाँ या ना, जानते हैं। X क्या है? X क्या है? विलेय के मोल प्रभाज, या मैं बोलूं गैसों की विलेयता। P क्या है? दाब है। ये P बराबर KH गुणा X है, हाँ या ना। अब यहां पर ये कुछ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, कुछ सरल रेखाएं दे रखी है, ओके। और जो सारी की सारी मूल बिंदु से निकल रही है, जो सारी की सारी मूल बिंदु से निकल रही है, मतलब कोई अंतखंड नहीं काट रही। तो y बराबर mx प्रकार का उनका ग्राफ होना चाहिए, होना चाहिए, ओके। तो y बोले तो y अक्ष पर, x बोले तो x अक्ष पर। x अक्ष पर क्या ले रखा है? दाब। तो क्यों न मैं इस समीकरण को इस समीकरण के अनुसार जमा लूं, तो वहां से मैं सारी चीजें बताऊंगा, हर एक बात को क्लियर करूंगा। तो y अक्ष पर क्या दे रखा है मेरे को? वहां पर x दे रखा है, x गैस दे रखा है, हाँ या ना, ओके। और ये आ गया मेरे पास x गैस, और x अक्ष पर क्या दे रखा है? दाब दे रखा है, तो ये निकाल लिया। अब यहां पर m का मान क्या है? यहां पर देखो, ये y अक्ष पर x आ गया, x अक्ष पर p आ गया, तो यहां पर ये 1/kh, ये क्या आ गया मेरे पास? ढाल आ गया। अतः रेखा का ढाल जानते हो ना, m कितना आया? 1/kh। क्या ढाल बेटा tan थीटा होता है? किसी भी रेखा का ढाल क्या tan थीटा होता है? फिजिक्स में पढ़ाया होगा थोड़ा थोड़ा। तो ढाल क्या होता है? tan थीटा। थीटा एक अक्ष के सापेक्ष बनाया गया कोण, ये फिर ये फिर ये फिर ये कोण है अलग अलग रेखाओं के। तो जरा देखो ध्यान से, अगर थीटा बढ़ेगा तो क्या tan थीटा का मान बढ़ता है? हाँ, जैसे कि थीटा बराबर 0, tan थीटा का मान 0, थीटा बराबर 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 0 से जैसे जैसे हम कोण बढ़ाते गए tan थीटा का मान बढ़ता गया। tan थीटा बढ़ेगा तो m बढ़ेगा, हाँ या ना। अब इस रेखा के लिए अगर मैं बोलूं तो m बराबर क्या? 1/kh है, हाँ या ना। अगर मैं m का मान बढ़ाना चाहता हूं, m ज्यादा कब होगा? जब kh का मान छोटा होता जाएगा। समझो बेटा, मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन ऐसा कराऊं जो आप 10 क्वेश्चन लगा सको उसके बिहार पर। मैं एक क्वेश्चन ऐसा करवाना चाहता हूं उसके बिहार पर आप 10 छोटे छोटे क्वेश्चन लगा दो। तो यहां पर मैं आपको अब रिलैक्स होकर के सारी चीजें बताता हूं कि ये जो सरल रेखाएं हैं, हम इनको y बराबर mx वाले ग्राफ में कन्वर्ट कर ले, इस समीकरण को, ठीक है। y बराबर mx वाली पर अब देखो y अक्ष पर मेरे क्या दे रखा है? विलेयता दे रखी है। x अक्ष पर क्या दे रखा है? दाब दे रखा है। अगर y अक्ष पर दाब दे रखा होता, x अक्ष पर विलेयता दे रखी हो, तो मैं इसे रख लेता। y अक्ष पर p होता, x अक्ष पर x गैस होती, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो केज का मान होता वही ढाल बताता। तो जिसका ढाल ज्यादा, यहां से थीटा देख लेते, जिसका ढाल ज्यादा उसका केज ज्यादा आ जाता। लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा हो गया। अगर मैं बात करूं तो यहां पर गैस G1 का ढाल सबसे कम है, थीटा का मान, फिर गैस G2 के लिए थोड़ा ज्यादा, 3 वाली के लिए और ज्यादा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, थीटा का मान G1 के लिए सबसे कम, फिर G2 के लिए उससे ज्यादा, फिर G3 के लिए, फिर G4 के लिए ज्यादा। तो थीटा ज्यादा तो tan थीटा ज्यादा, tan थीटा ज्यादा तो कहीं ना कहीं m ज्यादा। तो यार जिसका ढाल, जिसके लिए थीटा का मान ज्यादा, उसके लिए m का मान भी ज्यादा, हाँ या ना बोलो रसगुल्लो। अरे अगर m ज्यादा तो केज का मान सबसे कम, तो केज का मान सबसे कम, मतलब G1 का केज सबसे ज्यादा, फिर G2 का, फिर G3 का, फिर G4 का। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बढ़िया से अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको यकीन मानो बहुत अच्छे से मजा आएगा और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत मक्खन लगेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हेनरी का स्थिरांक का मान किसका ज्यादा उच्चतम होगा? जिसका ढाल सबसे, जिसके लिए यहां पर क्या होगा, मतलब गैस K1 के लिए, गैस G1 के लिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, गैस G1 के लिए।
समझ में आया? ये क्वेश्चन आसान तब होता जब हमें एक्स अक्ष पर p न दे करके ये y अक्ष पर दे रखा होता, तो y बराबर mx कर देता। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा हमारे साथ क्या किया, भेदभाव किया। x अक्ष पर क्या दे दिया, मोल, ये y अक्ष पर क्या दे दिया, गैसों की विलेयता, और x अक्ष पर क्या दे दिया, दाब। तो मुझे y बराबर mx के रूप में इसको बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां से मैं आसानी से आंसर निकाल सकता हूं, क्योंकि वो सारी सरल रेखाएं, सरल रेखाओं का ढाल से हम यहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ढाल कितना आया बेटा, ढाल आया m बराबर 1/kh। अब ढाल कब ज्यादा होता है, जब टेन थीटा ज्यादा होता है। टेन थीटा ज्यादा कब होता है, जब थीटा ज्यादा होता है। यहाँ थीटा इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, सबसे ज्यादा थीटा इधर, सबसे ज्यादा ढाल ज्यादा। ढाल का मान ज्यादा कब आएगा, जब केच का मान जितना कम आएगा। तो जितना कम केच उसका ढाल उतना, जितना कम केच उसका ढाल उतना ज्यादा। ओके, ढाल सबसे ज्यादा इसका 4 का, तो इसके लिए केच का मान सबसे कम, ढाल सबसे कम इसके लिए, तो इसका केच का मान सबसे ज्यादा। अब समझ में आया? अरे अब समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों? हर एक बात को अच्छे समझ लो, अच्छे से क्लियर कर लो, हर एक बात को अच्छे समझ लो, क्लियर कर लो, हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है। हाँ जी, बायोलॉजी क्लास होगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये वाला भी आपको होमवर्क लगाना है। हाँ जी, ये वाला भी आपको होमवर्क लगाना है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर 1/kh कैसे आया? डन। देखो यार, हमें क्या करना था, एक्स गैस बराबर, देख p बराबर कितना था, kh गुना x था ना, तो x का मान निकालूंगा तो ये बटे में आ जाएगा ना बेटा। x गैस बराबर क्या हो गया, p/kh। तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, ये y बराबर mx के रूप में आ गया, तो ये y अक्ष, ये ढाल, ये p, खत्म। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने कर लिया। अभी आगे मुझे हेनरी के नियम के उपयोग बताने थे, ये रह गया। ओके, फिर इसके बारे में ये बताना था, इनको अगली क्लास में कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आना आप, अच्छे से क्लियर करना, धीरे धीरे सीख लोगे अच्छे से। ओके, इतना कोई हार्ड नहीं है आपका। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जय हिंद, थैंक यू। ओके, और बेटा थोड़ा हो सकता है कि आगे चल करके आपकी कुछ, शायद अभी मैंने टेस्ट करवाया तो कुछ सिम्टम्स थोड़े बिगड़े हुए हैं, तो आई होप आप ध्यान रखें। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें, हर एक चीज को क्लियर करें। थैंक यू बेटा।